सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की वीडियो का जो मेन टाइटल है वो है थिंक लाइक मार्केटर, जिसके अंदर आज हम मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के वन मोर सब्जेक्ट विच इज द मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। और मेरा नाम है इंजीनियर हर्षवर्धन और मैं आपके साथ इसमें पूरा रहूँगा, इस पूरी किताब के अंदर आपका साथ दूंगा। और सबसे बड़ी बात, एक शॉर्ट समरी है, तो अगर आप हमारे साथ ये पूरे 50 से 60 मिनट रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मार्केटिंग का रिवीजन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस किताब को पढ़ भी रहे हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं कि बहुत ही शानदार किताब है विद द पिक्टोग्राफिक एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट कर हम फटाफट से शुरू करते हैं। मार्केटिंग होता क्या है? तो मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट प्रोवाइड वैल्यू टू अवर कस्टमर्स एंड सोसाइटी। मार्केटिंग हम करते क्या है? आपने सपोज कोई एक प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट को आपको कस्टमर्स तक पहुंचाना है। अब जो वो प्रोडक्ट आप कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, ये जो पूरी साइकिल है जिसमें आप एक अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, ये आपकी पूरी एक मार्केटिंग साइकिल है। मार्केटिंग के थ्रू ही आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चीज़ें क्या क्या होती है? सबसे पहले हम मार्केटिंग में करते क्या है, हम वैल्यू को कम्युनिकेट करते हैं। जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको हम वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, यानी आपको फीडबैक भी दे सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो आपको फीडबैक भी देते हैं, ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट है उसके लिए। ऑफरिंग्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में देख लिया। तो अब बहुत ही ईजी बात है, मॉडर्न मार्केटिंग प्रोसेस में हम वैल्यू को कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड डिलीवरिंग ऑफरिंग्स। ठीक है, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। पहली तरफ CD याद रखना है आपको, विच इज क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड डिलीवरिंग ऑफरिंग्स। ठीक है, और इस तरफ आपको याद रखना है CE, कम्युनिकेटिंग वैल्यू एंड एक्सचेंजिंग वैल्यू। बहुत इजी तरीका है याद रखने का। तो यही एक तरीका है मॉडर्न मार्केटिंग प्रोसेस में, जिसमें हम कर क्या रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं वैल्यूज़ को, ऑफरिंग्स को, सर्विसेज को, गुड्स को। किसके साथ? हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उसके साथ। ठीक है, अब मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसमें डिफरेंस क्या है? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम मास मीडिया को यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, टेलीविजन हो गया, इन सब का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं। वहीं अगर मॉडर्न मार्केटिंग बात करें तो यहाँ पर नई नई मार्केटिंग टेक्निक्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी टेक्निक्स अब आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ट्राई करते हैं? यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव कर सकें इन मॉडर्न। यहाँ पर हम प्रोडक्ट के फीचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर इनसाइट्स इतनी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि लेकिन इधर आप लोग जानते हैं क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग का कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो यहाँ आप अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं और फिर उनको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं, जैसे कोको कोला है, तो कोको कोला बहुत अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह करती है। और जैसे कि आपको पता है कि 7% इंक्रीज हुई सेल US के अंदर उनके सिर्फ शेयर कोक मार्केटिंग कैंपेन से। तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग कैंपेन कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको आगे जाके अपने ब्रांड वगैरह की ब्रांडिंग बहुत अच्छी बैठानी है। ठीक है, अब आजकल मॉडर्न मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आ गई है उसके अगर अपन बात करें, डिजिटलाइजेशन नो डाउट एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है। हर जगह पर नई नई सॉफ्टवेयर, नए नए सोशल मीडियाज आ रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो पहला डिजिटलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। सोशलाइजेशन जो सोशल मीडिया वगैरह है, कस्टमर सेंट्रिसिटी है, लोग आजकल ज़्यादातर कस्टमर जो है वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, एथिक्स वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी बात है। ग्लोबलाइजेशन, आजकल ऑडियंस केवल अपनी सेम कंट्री में नहीं है, आजकल ऑडियंस अपनी इंटरनेशनल भी है। तो इंटरनेशनल जाने के लिए भी आपको मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स तक जाना ही पड़ता है और उसको यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, मॉडर्न मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं? डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, कस्टमर को जो पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस चाहिए, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस वो चाहिए, सस्टेनेबल एथिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसेस है जिसकी वजह से हमारा मार्केटिंग आज इंपैक्ट हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, नाइक का अगर अपन देखें तो नाइक की सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग क्या थी? मूव टू जीरो कैंपेन। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने की बात करी, जिससे वो जो कस्टमर हैं जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं उनको नाइक ने अट्रैक्ट किया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। कुल मिला के हमें हमारे कस्टमर्स तक पहुंचना है और वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ती है, वही सारी काम अपन यहाँ पढ़ते हैं। मार्केटिंग टास्क्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छी मेरे को लाइन लगती है, वो ये है, मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग दी प्रोडक्ट।
मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट को बेचना नहीं कहलाता, मार्केटिंग में पूरी एक स्टेप होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कस्टमर की नीड एनालिसिस करना है, ठीक है, जिसको नाइस एनालिसिस भी बहुत सारे लोग कहते हैं, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर कस्टमर्स। पहले आपको नीड एनालिसिस करना है, नीड एनालिसिस करने के बाद आपको मार्केट आइडेंटिफाई करना है कि अब आपने जो मार्केट आपको मतलब इस नीड के हिसाब से कस्टमर की नीड समझ में आ गई, इंटरेस्ट समझ में आ गया, अब कौन सा मार्केट आपके लिए अच्छा होगा, और उस मार्केट को देख के आपको अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करनी है, ठीक है। मार्केट देख के ब्रांड की पोजीशनिंग करनी है, और देन आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट निकल के आ सके। आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना है और इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगानी है कि वो प्रोडक्ट जो है आपके उस मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। फिर आपको उसको मॉनिटरिंग करना है, इजी। तो पहले हमने क्या करा, नाइस एनालिसिस किया, फिर हमने मार्केट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने ये देखा कि अब हम ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे करेंगे। ब्रांड की पोजीशनिंग के बाद मार्केटिंग मिक्स यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट पता लगाया, ठीक है। कोई स्ट्रेटेजीज हो सकती है, डिस्काउंट्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप उस मार्केट में एंट्री ले लें अब, और फिर हम उसको इवेल्युएट करते रहते हैं। यही एक स्टेप्स है जिसकी वजह से एक पूरा मार्केटिंग कैंपेन भी डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो आप अब इसमें अलग अलग तरीक़ों से ये चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज़ इस बुक में है जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एप्पल ने फोकस किया हमेशा हाई इनकम और टैक्स सेवी कस्टमर्स पे जो ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग मार्केट में अलग अलग आपको ब्रांड मिलते हैं जो अलग अलग, जैसे जूडियो है, तो जूडियो आजकल फोकस जो है पूरा उसका जेंजी के ऊपर है और अफोर्डेबल क्लोथ्स पे है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाएगा। तो ऐसे ही आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ें समझनी पड़ेगी। मार्केटिंग फिक्स अगर आपको जानना है, प्रोडक्ट मार्केट फिट या मार्केटिंग फिक्स आपको यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे ट्रेडिशनल 4 Ps, ठीक है। सॉरी, ट्रेडिशनल 4 Ps के अंदर आपके पास आता है पीपल। पहले तो प्रोडक्ट यानी आपके पैकेजिंग वगैरह प्रोडक्ट की कैसे है, प्राइसिंग, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद प्राइसिंग आता है, प्राइसिंग के बाद प्लेस आता है, कहाँ आप बेच रहे हैं, फिर आपका आता है प्रमोशन, आपने उसको कैसे किया। आप इसको एक सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं। पहले आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने उसकी प्राइसिंग डिसाइड करी, फिर आपने ये देखा कि भाई अब इसको किस जगह पे जाके बेचना है, और उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो कि प्रमोशन। अब उस जगह पे आप प्रमोशन कैसे करेंगे, बहुत इजी है। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेसिंग एंड देन प्रमोशन, बहुत इजी है और समझने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 3 P और आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, प्रोडक्ट, पीपल। अब सर्विस इंडस्ट्री में तो आपका लोगों का खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ पर पीपल भी आएंगे, प्रोसेस भी आएंगे, फिजिकल एविडेंस भी आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहले प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड देन प्रमोशन। अब इसमें हमारे साथ एडिशनल और चीज़ें क्या जुड़ गई, 3 P कौन से जुड़े, पीपल, ठीक है, हमारे साथ जुड़ गया फिजिकल एविडेंस एंड देन प्रमोशन, प्रोसेस, ये हमारे साथ जुड़ गया। ये सब चीज़ें हमें मिल गई। अब फिजिकल एविडेंस में स्टोर एम्बियंस वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल आप कोई भी शॉप में जाओ, अगर आपको वहाँ का एम्बियंस अच्छा नहीं लगेगा तो आप वहाँ से कभी परचेजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है मार्केटिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग के स्कोप। तो मार्केटिंग हमेशा वैल्यू क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने कस्टमर्स की वैल्यू क्रिएशन पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। ये मार्केटिंग की रूट चीज़ है, आपको वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देना है हमेशा। अगर आपने अच्छी वैल्यू क्रिएट करी तो आपका ब्रांड अच्छा बनेगा और स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो आपको अगर अपनी ब्रांडिंग स्ट्रांग करनी है तो आपको वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो अब ये कैसे करेंगे आप, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा, कस्टमर्स की नीड को समझ के आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाने हैं, फिर देन उसको पोजीशन करना है, फिर उसको बेचने की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है जिसको सेल्स स्ट्रेटेजी कहते हैं, फिर आपको उसका डिजिटल एंगेज, अपने कस्टमर्स के साथ डिजिटली आपको एंगेज रहना पड़ेगा, ठीक है। और कस्टमर रिलेशनशिप भी अच्छी मैनेज करनी है। यानी हमें क्या, किस किस कामों पर ध्यान देना है, हमें पहले कस्टमर्स को समझ के प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आना है, कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने जिससे हम कस्टमर्स तक जा सके। हमें कस्टमर्स के साथ रेगुलरली इन्वॉल्वमेंट रखना है ऑन सोशल मीडिया। आप वहाँ पर कैंपेन्स रन कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें हमारे कस्टमर्स के साथ जुड़ के रहना है, और जुड़ के रहना इन द सेंस हमें उन कस्टमर्स के बारे में सोचना है, समझना है और उनके साथ रहना है लास्ट तक, ठीक है। हमें कंटिन्यूस एंगेजमेंट के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई सोशल मीडिया हमने बस चीज़ें एक ब्रांड बनाए। आजकल आप देख रहे होगे बहुत सारे जगहों पे सोशल मीडिया के थ्रू ही इतना क्लाइंट एंगेजमेंट आ जाता है कि भाई ऐसा कहीं देखने को ही नहीं मिलता।
यही नहीं, अगर किसी क्लाइंट ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया है तो आप उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखें, उनको रेगुलरली कॉल्स और कुछ स्पेशल डेज पे मैसेजेस जाना, पोस्ट कार्ड्स जाना, ये इन सबसे एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है कि इन द सेंस वो आपका वापस कभी क्लाइंट बने तो उसको आपकी ही याद आए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। स्कोप की बात करें मार्केटिंग के, तो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अगर एक इफेक्टिव मार्केटिंग के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, और मार्केटिंग यूज़ कहाँ कहाँ आती है, हमें कंज्यूमर रिसर्च करना है, हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर कंज्यूमर का नाइस एनालिसिस करना, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करना, हमें उस कंज्यूमर की प्रोफाइलिंग करना, ये जो भी सारे काम हैं कंज्यूमर रिसर्च में ही आते हैं। जब हमने एक बार कंज्यूमर रिसर्च अच्छी कर ली है, अब हम आएंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। यहाँ हम लोग प्रोडक्ट बनाने पे अब पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। अब हमारा पूरा ध्यान होगा कि हम कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बार हमने रिसर्च करा, प्रोडक्ट बना लिया, अब हमारा उस पर आएगा ब्रांडिंग का काम। अब हमें ब्रांडिंग बहुत इफेक्टिवली करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिनेरियो को, सपोज एक आईटी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, तो अब उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर का लोगो, कलर कोड्स कौन से फॉलो होंगे, वेबसाइट पे पेज कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम पे आप इसकी कैसे अप्रोच है, सारा ब्रांडिंग में कंसिडर होता है, ठीक है। फिर आता है सेल्स चैनल। अब हमें अलग अलग डिफरेंट सेल्स के चैनल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई हमें हमारा प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो हम सेल करेंगे कैसे। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग पे आज के ज़माने में ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, क्योंकि आज हमारा मैक्सिमम जो हमारा क्लाइंट है वो फ़ोन पे है या कोई डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर है, ठीक है। तो हमें वहाँ पर भी एक अच्छी तरीके से ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर आता है CRM। अब CRM क्यों ज़रूरी है, देखो मैंने पहले भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में CRM के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियोज़ भी बनाई हुई है। CRM इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स बना सकते हो, ठीक है। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म वो क्लाइंट बेस बना रहे, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। अमेजॉन्स हो गए, एप्पल हो गया, नाइक हो गया, ये सारे एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी ध्यान रखते हैं। स्टारबक्स ने अपना लॉयल्टी ऐप बनाया हुआ है, एक जिसमें ऑफर्स आते हैं, ठीक है, डेटा यूज़र का कलेक्ट होता है, बहुत रिपीट परचेजेज आती है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान यह देना है कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब स्टारबक्स ने भी अपना लॉयल्टी प्रोग्राम जैसी चीज़ें लेके आई हुई है, लॉयल्टी या रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, जब स्टारबक्स जैसी कंपनी भी लेके आ रही है, तो आपको भी अपने बिजनेस में ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे आप उनके साथ, अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े हुए रहें। मार्केटिंग से वही चीज़ जो हमने पहले बताई, वो सारी चीज़ें वापस यहीं पर ही लिखी हुई है कि कैसे हमें एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। तो वही सारी ब्रांडिंग वाली स्टेप्स पूरा वहीं पर ही चलेगा, ठीक है। तो मैं वापस आपको नहीं बता रहा, ठीक है। अब आता है मॉडर्न डे मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो मॉडर्न डे मार्केटिंग में आजकल बहुत सारे लोग AI का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम खुद SIN टेक्नोलॉजीज जो हमारी कंपनी है, IT कंपनी, वहाँ पर भी AI इंटीग्रेशन वाले CRM सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकें, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना है, समझना है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 72888703, ठीक है। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको AI के काफ़ी सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। ओमनी चैनल मार्केटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर चीज़ है। सस्टेनेबिलिटी एंड इथिकल मार्केटिंग, ऐसा आपको हमेशा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, जिससे सस्टेनेबिलिटी आपके बिजनेस में बनी रहे। आजकल ये ट्रेंड भी है कि बहुत सारे लोग सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना हो या लेदर का कम से कम यूज़ करना हो, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर टाइप ऑफ मार्केटिंग, ये भी आजकल बहुत ट्रेंडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस मिल जाती है। और ये जो होती है नॉर्मली, अगर आप स्टार्टिंग के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के पास जाओ तो आपको अच्छी रेट्स में हो जाता है, फिर बाद में आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को भी साथ में ले सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा डिजिटल मार्केटिंग, ओमनी चैनल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी और इथिकल मार्केटिंग। इन सारी मार्केटिंग स्टाइल्स का अलग अलग प्रोज हैं, कॉन्स हैं, और इनका अलग अलग यूज़ करने का भी तरीका है। तो वो चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज़ डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। अब हम यहाँ पर चीज़ें आएंगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, ठीक है। बट मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को बहुत ईजी वे में समझा दूंगा। सबसे पहले हमें हमारा डिफाइन करना है कि भाई अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हमारा उसका मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या गोल क्या है। गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस आपने अपना एक बार यहाँ पर गोल क्रिएट कर लिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर गोल क्रिएट कर लिया तो फिर आप आते हो नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है।
विथ स्ट्रेटजी क्रिएशन। अब यहाँ पर आके आप बनाएंगे स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी हो सकती है आपके सेपरेट बिजनेस यूनिट्स के लिए। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स यानी अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के लिए आपकी अलग अलग स्ट्रेटजी चलेगी, ऐसा नहीं है सब जगह सेम स्ट्रेटजी लगेगी। तो हमें पहले ये जानना है कि भाई हमें किस बिजनेस यूनिट के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो कुल मिला के पहले गोल, फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे अपन। वंस द स्ट्रेटजी इज क्रिएटेड, हम आएंगे नेक्स्ट विच इज अवर पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो में जो यूनिट हमने आइडेंटिफाई किया है उसका एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस? बिजनेस यूनिट का, जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक बार हमें पता लग गया कि भाई क्या एनालिसिस से चीज़ें निकल के आई है, फिर हम आएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे विच इज़ रिसोर्स एलोकेशन। अब आपको उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, बट हमें चीज़ ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है, हमें हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना है, और एक और चीज़ ग्रोथ स्ट्रेटजीज पे भी ध्यान देना है। जैसे ही हमारे पास रिसोर्स अच्छा एलोकेट हो गया यहाँ पर, अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे अपने आ जाएंगे विच इज अवर ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब इसको और एक्सपेंडेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। तो आपने देखा हमने पहले क्या किया, पहले हमें गोल सेट करना है यानी मिशन वगैरह सेट करना है, फिर हमें स्ट्रेटजी बनानी है फॉर सेपरेट बिजनेस यूनिट्स, फिर हमें रिसोर्स एलोकेशन करना है सेपरेट बिजनेस यूनिट, लेकिन उससे पहले हमें एनालिसिस करना है, ठीक है, कि क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ करना है हमें, फिर हमें रिसोर्स एलोकेशन करना है, फिर हम उसको और एक्सपेंड करने के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये पूरा एक हमें साइकिल से जाना पड़ता है अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी कभी भी बनाते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रेटजी है जिसकी नोन एज द डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। हमें पहले गोल सेट करना है, ठीक है, फिर हमें हमारे कॉम्पिटिटिव का एनालिसिस करना है, फिर हमें स्ट्रेटजी बनानी है और फिर उसको इवेल्यूएट करना है। यही डिवीजन ऑफ वर्क सेटिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पर दो जो स्ट्रेटजी में डिफरेंस है वो ये पूरा ओवरऑल बिजनेस डायरेक्शन में बात करते हैं और हाई लेवल ऑब्जेक्टिव पे, बट ये जो है ये स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट यानी SPU पे स्पेसिफिक फोकस करता है ये, ठीक है, और उसमें भी स्पेसिफिक रहता है। बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग ये क्या है, डेवलपिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर डेवलपिंग कस्टमर फोकस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हमें ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है जो क्या हो, कस्टमर फोकस्ड हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, हमें काम कस्टमर फोकस्ड वाला करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही चीज़ सारी, पहले हम मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग, सिंपल। प्लानिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग। पहले प्लान किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, देन इवेल्युएट किया, सिंपल। बिजनेस की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर अगर हम बात करें, बिजनेस की स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म होती है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहती है। बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर्म करते हुए हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी ध्यान रखनी है, मार्केट पोजीशनिंग, कस्टमर एंड ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें दिमाग में रख के आपको कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज है, जैसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर ध्यान रखता है, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप में हम चाहते हैं कि कॉस्ट हमारी सबसे कम हो। फिर आता है डिफ्रेंशिएशन, इसमें हम USP पे ध्यान देते हैं। फिर आता है फोकस स्ट्रेटजी, जिसके ऊपर हम हमारे मार्केट पे ध्यान देते हैं और उसमें भी नीश मार्केट पे। फिर आता है कस्टमर सेंट्रिक, जिसमें हम CRM या कस्टमर के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप में कॉस्ट मिनिमाइजेशन, डिफरेंशिएशन में USP, फोकस स्ट्रेटजी के ऊपर हम नीश मार्केट, और कस्टमर सेंट्रिक के अंदर हम बात करते हैं कस्टमर्स की पूरी। तो ऐसे ये सारा सिस्टम यहाँ पर रहता है। अब आते हैं मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस में। तो मार्केटिंग करते समय हमें सबसे पहले SWOT एनालिसिस करना चाहिए हमेशा, कि हमारी कंपनी और ब्रांडिंग का क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या अपनी वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट से सब पता लगा लेना चाहिए। फिर आपको स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, ठीक है, यानी गोल्स आपको ऐसे बनाने हैं, पहले तो एनालिसिस करो फिर गोलिंग करो। गोल बनाते समय आपको ध्यान रखना हो आपका गोल स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट हो, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल और रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर दिया, टाइम के हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको मार्केट सिलेक्शन भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, आपको फिर मार्केट भी देखना है, फिर आपको मार्केटिंग मिक्स पता लगाना है आपका, ठीक है, और उसमें आपको वही पीस यूज़ करना है जो हमने पहले पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें ग्रोथ पा सकते हैं। अब इसमें मोटे मोटे स्टेप्स क्या है वो आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ऊपर। सबसे पहले स्टेप में अपन ने क्या किया, सबसे पहले हमें एनालिसिस करना है सिचुएशन का, फिर हमें गोल बनाना है,
उसमें हम स्मार्ट गोल यूज़ कर सकते हैं। अब गोल्स एक बार बन गए फिर हमें हमारा टारगेट मार्केट पकड़ना है, और एक बार अगर टारगेट मार्केट बन गया फिर हम मार्केटिंग मिक्स निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो सब चीज़ें यहाँ पर बढ़िया है ही। अब आप इवेल्युएशन स्टेज पे भी अगर आते हैं तो आप कैसे इवेल्युएट करते हो, तो कुछ हमारे पास KPIs होती है, ठीक है। KPIs के अंदर क्या चीज़ें होती है, आपका कैक यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कॉस्ट यानी पूरे कस्टमर ने पूरे अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट करवाया आपकी कंपनी के लिए, रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कितना इफेक्टिव है, इससे ये पता लग जाता है। मार्केट शेयर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग यानी कितना मार्केट है। तो देखो हर पैरामीटर आपको अलग चीज़ बताएगा। जो कैक है ये नए कस्टमर को लाने की कॉस्ट बताएगा, CLV जो ये है रेवेन्यू बताएगा हर कस्टमर पे कितना जनरेट हो रहा है, ROI आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताएगा कि भाई आपने जो मार्केटिंग कैंपेन की है वो कितनी इफेक्टिव है, और मार्केट शेयर ग्रोथ आपको ये बताता है कि भाई आप पूरे मार्केट में का पोजीशन करते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आता है मार्केटिंग का प्रोसेस। अब मार्केटिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं अपन, सिंपल सी बात, अभी अपन ने ऊपर भी देखा, प्लानिंग करना कैसे बिजनेस और चीज़ होती है, ये वो स्टेप्स हैं दैट हेल्प बिजनेस क्रिएट वैल्यू, बिल्ड रिलेशनशिप एंड ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी। इनसे ही तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट गाइड बिजनेस इन डेवलपिंग इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस है वो क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस इसको गाइड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं, फॉर डेवलपिंग मार्केट स्ट्रेटेजीज और इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो दो चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं बिजनेस को इस पूरे प्रोसेस में, मार्केटिंग प्लानिंग में, एक तो डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका पूरा सिस्टम आ गया। कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है, स्वॉट एनालिसिस करो। वही चीज़ है, पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर हम गोल सेटिंग में स्मार्ट को यूज़ करेंगे, फिर हम टारगेट मार्केट ऑडियंस को पकड़ेंगे, फिर अपन एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, STP स्ट्रेटजी, यानी यहाँ पर आपको मार्केट पोजीशनिंग के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, तो यानी STP स्ट्रेटजी अपन यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और फिर आता है आपका क्राफ्टिंग मार्केटिंग मिक्स। वही चीज़ें हैं। STP स्ट्रेटजी एक बार देख लेते हैं अपन क्या चीज़ है ये, बट उससे पहले ये स्मार्ट गोल्स वाला अपन ने देख लिया है, मार्केट सेगमेंटेशन अपन ने देख लिया है, कैसे अलग अलग मार्केट्स होते हैं, ठीक है। जियोग्राफिक के हिसाब से होता है, डेमोग्राफिक के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, बिहेवियर, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से होता है। STP मॉडल यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, सेगमेंट करेंगे, ठीक है, उन लोगों को पकड़ेंगे कि जो हमारे ग्रुप्स को पकड़ेंगे, फिर उनमें से कौन सा हमारे लिए बढ़िया है ग्रुप जिसको हमारा प्रोडक्ट हमें देना है, वो टारगेटिंग और देन पोजीशनिंग, फिर वहाँ हमारी ब्रांड की परसेप्शन बन जाएगी। तो STP यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, ये हम पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लॉयल्टी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू करना। अब कस्टमर की वैल्यू करना, सोशल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस हो तो फंक्शनल वैल्यू, कस्टमर क्या सोचता है वो इमोशनल वैल्यू, उसकी प्राइसिंग के हिसाब से मॉनेटरी वैल्यू, उसकी रेपुटेशन क्या है वो होती है सोशल वैल्यू। इस हिसाब से आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। कस्टमर रॉयल्टी कैसे बन सकती है, बनाने के बहुत तरीके हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, रिवॉर्डिंग सिस्टम जैसे स्टारबक्स का है, ठीक है। पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं, रेगुलरली उनको कार्ड्स भेज सकते हैं, उनके हैप्पी बर्थडे विशेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारे उनको जोड़ के रखता है आपके साथ और आपको रिमेम्बरेंस में मदद करता है। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देके, ऐसी सर्विस देके कि मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं, अरे वाह, मूवमेंट क्रिएट करना जिसको कहते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट, रेगुलरली इवेंट्स वगैरह करना जिससे लोग आपस में मिलते रहें। तो लॉयल्टी प्रोग्राम करना, जो कस्टमर के लिए करना, पहले तो लॉयल्टी प्रोग्राम करना, पर्सनलाइज मार्केटिंग करना, बहुत ही शानदार कस्टमर सर्विस देना और कम्युनिटी एंगेजमेंट रखना। इन सब से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ने देखी। अब हमें आता है मार्केट रिसर्च के कंडक्शन कैसे होता है, कैसे हम एक मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होता है एक मार्केट रिसर्च में, क्या क्या चीज़ें पता लगती है। पहले तो नीड्स एंड ट्रेंड्स पता लगते हैं हमें कस्टमर के,
फिर हमें प्रोडक्ट टेस्टिंग पता लगती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है या ख़राब है। कस्टमर बिहेवियर के बारे में पता लगता है, कस्टमर सोचता कैसे है। मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पता लगता है। फिर उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है। फिर एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस। तो हमें यहाँ पर क्या क्या देखा, हमें पहले मार्केट की नीड समझना है। फिर हमें क्या करना है, कंज्यूमर का बिहेवियर समझना है। मार्केट की नीड समझो, कस्टमर का नीड समझो, दोनों की नीड समझो। एक्चुअली में मार्केट की नीड कस्टमर की नीड ही हुई है एक तरीके से, बट मार्केट में ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं वो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो मार्केट रिसर्च में आपको जो कंज्यूमर है उनको भी समझना है। फिर आपको मार्केट सेगमेंटेशन करना देखना है, मार्केट को अलग अलग तोड़ना देखना है। फिर आपको एडवर्टीजमेंट वैसा बनाना पड़ेगा, कंपटीशन कौन कौन है उनको देखना है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करके। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केट रिसर्च में, तो आप बहुत इसी तरीके से मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। ये उसका पूरा प्लान है। पहले प्रॉब्लम लिख दो, फिर एक प्लान बनाओ। प्रॉब्लम बनाया, फिर एक प्लान बनाया, ऐसा प्लान जिसको हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन उसके लिए जितना भी डेटा है वो इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करेंगे। तो हमने डेटा को क्या कर दिया, कलेक्ट कर लिया। फिर हमने उस डेटा को एनालाइज कर लिया, फिर उसको इंटरप्रेट किया डेटा को, भाई क्या चीज़ें हमें समझ में आता है इससे, वो किया। फिर हमने मेक इन्फॉर्म डिसीजन लिया, डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं। तो पहले हमने क्या करा, प्रॉब्लम समझी, फिर उसका प्लान बनाया, फिर हमें डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने एनालाइज किया, फिर उसको इंटरप्रेट किया, फिर एट द एंड हमने क्या किया, डिसीजन लिया। तो ये पूरा यहाँ पर हमें प्रोसेस से जाना पड़ता है। ठीक है, मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी कैसे आपकी बनी रहे, तो आपको एक तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रेगुलरली देखनी है, कस्टमर लाइफ टाइम कॉस्ट देखनी है, मार्केटिंग ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखनी है, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट देखना है, कितना आपका ज़्यादा मार्केटिंग इफेक्टिव रहा, कन्वर्जन रेट आपको देखनी है। ठीक है, कितना ज़्यादा कन्वर्जन रेट है, यानी कितने ज़्यादा लोग आप बता रहे हैं और कितने लोगों ने वो काम किए हैं जो आपने उनको बताया है करने के लिए, ये कन्वर्जन रेट आता है पूरा। अब अगर हम कंज्यूमर मार्केट को एनालिसिस करने में पूरी बात करें, तो कंज्यूमर मार्केट को आप कैसे समझ सकते हो। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी, वहाँ सारी रेगुलर इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फिर इवेल्युएट करो, नहीं फिर आपको परचेज डिसीजन लेना। लेकिन उससे पहले आपको इवेल्युएट करना है। लेकिन पहले क्या करा, आपने रिसर्च करके सारे ऑप्शंस रख लिए। अब सारे ऑप्शंस रखने के बाद, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसको इवेल्युएट कर रहे हो। ठीक है, और ये भी सोच रहे हो कि भाई कोई इसका अल्टरनेटिव पकड़ में आ जाए तो मज़ा आ जाए, और उससे आपका जो परचेज डिसीजन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। चीज़ समझ गए, उससे आपका परचेज डिसीजन इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर आप एट द एंड क्या कर रहे हैं, आपके परचेज करने के बाद उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। यानी पहले हमने क्या करा, सर्च किया, सारा पूरा मार्केट में घूमे, सब कुछ पता लगा, फिर हमने हमारे कॉम्पिटिटर्स ढूंढे, उस हिसाब से हमारा परचेज डिसीजन होगा, और फिर हमें पोस्ट परचेज एवेल्यूएशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है, अगर हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है उस पर अगर हम बात करें, तो ये वो स्टेप है जो कंज्यूमर करता है बिफोर मेकिंग एनी परचेज। कोई भी परचेज करने से पहले कंज्यूमर जो सोचता है, जो समझता है, वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन है, पहले तो हमेशा चीज़ ध्यान रखनी, पहले आप क्या करेंगे, हमें पहले नीड रिकॉग्निशन यानी नाइस एनालिसिस, वही चीज़ नीड पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च यानी रिसर्च जिसको कहते हैं। फिर हम कल अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कंपैरिजन, फिर हम परचेज डिसीजन लेंगे कि भाई अब मैं बस खरीद रहा हूँ, बाइंग। और फिर आता है आपका सेटिस्फेक्शन यानी कस्टमर आपके आके एट द एंड जब आपने परचेज पूरा कर लिया है, अब आपका कैसा मूड है ये। तो पहले हमने नीड समझी, फिर इंफॉर्मेशन रिसर्च करी, फिर हमने अल्टरनेटिव ढूंढे, फिर हमने परचेज डिसीजन लिया, फिर हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर फिर निकल के आया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग रेफर्स टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व व्हेन बिजनेस ऑर्गेनाइज परचेज अ गुड फॉर द यूज इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस और रीसेल। यानी ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग यानी वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है, बिजनेस परचेज करती है अपने ऑपरेशन के लिए और इन सब के लिए। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग लार्ज वॉल्यूम में होती है हमेशा, ये स्मॉल में होगी। सिंपल होता है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग होता है। बिजनेस नीड मोटिवेशन और ये पर्सनल नीड मोटिवेशन पे ऊपर पूरा काम करता है, ठीक है। कौन कौन इसके अंदर रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस में कौन कौन रहते हैं? बायर्स रहते हैं, ठीक है, जो कि खरीदने के लिए आते हैं चीज़ें, सिंपल बात है। इनिशिएटर वो होते हैं जो पता ये लगता है कि भाई एक चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं, वो इनिशिएट करते हैं पूरे प्रोसेस को। तो इनिशिएटर वो होते हैं कि भाई क्या हमें इस चीज़ की नीड भी है या नहीं, ठीक है। फिर आते हैं डिसाइडर, ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। इन्फ्लुएंसर, जो इस इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं बाहर। फिर आते हैं यूज़र्स, जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बायर आ गया, सेलर आ गया, ठीक है, और बायर, इनिशिएटर, डिसाइडर, यूज़र और इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल का प्रोसेस क्या होता है? पहले खरीदने का कोई भी चीज़ का प्रोसेस क्या, पहले प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है, वापस वही प्रॉब्लम समझो, फिर एक उसका डिस्क्रिप्शन बनाओ, डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद आप उसकी स्पेसिफिकेशन डालो। अब ये क्यों ज़रूरी है कि भाई आपको क्या कैसा चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, उसके बारे प्रोडक्ट के बारे में सब। फिर उसके सप्लायर का सर्च होता है। यहाँ तक अभी आप एक चीज़ समझ लो, इस स्टेप तक क्या हो गया है, हमें हमारी प्रॉब्लम समझ में आई, हमने उसका एक नीड की तरह डिस्क्रिप्शन किया, नीड डिस्क्रिप्शन किया, फिर हमने स्पेसिफिकेशन किया प्रोडक्ट का, भाई हमें ये प्रोडक्ट में ये फीचर चाहिए। फिर एट द एंड हमने क्या किया, सप्लायर को सर्च किया। तो पहले तो हमने क्या किया, पहले तो हमने प्रॉब्लम समझी, प्रॉब्लम समझने के बाद हमने क्या करा, उसका एक सिंपल नीड डिस्क्रिप्शन बनाया कि हमें वो क्यों चाहिए, नीड क्या है। फिर हमने क्या करा, हमें स्पेसिफाई किया प्रोडक्ट को, और एट द एंड सप्लायर का सर्च किया। यानी पहले प्रॉब्लम समझा, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में नीड समझी कि क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या है, ठीक है, कि भाई किस लिए चाहिए ये नीड, इसके यानी किसी के लिए, क्यों, क्या नीड, उसके बारे में क्यों नीड है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। फिर आया प्रोडक्ट की, फिर सप्लायर का सर्च। अब आगे क्या होगा, जब सप्लायर का सर्च होगा तो सारे प्रपोजल आएंगे, अलग अलग कंपनी आपको प्रपोजल भेजेगी, फिर उनमें से आपका सिलेक्शन होगा। फिर ऑर्डर रूटीन स्पेसिफाई होगा, जिसमें फाइनल ऑर्डर के रूटीन समझ में आएगा। फिर आपका एट द एंड परफॉर्मेंस होगा कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो यानी पहले प्रॉब्लम समझी, फिर नीड डिस्क्रिप्शन बनाया, नीड डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास नीड डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर हमने इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखी। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, भाई नेक्स्ट प्रोडक्ट समझ में आ गया, उसकी नीड समझ में आ गई, इसकी स्पेसिफिकेशन समझ में आ गई। अब हमने सप्लायर ढूंढा, सप्लायर ने हमें प्रपोजल भेजा, प्रपोजल में से हमने कुछ सेलेक्ट किया। फिर हमने उस ऑर्डर का रूटीन बनाया, पूरे कैसे ऑर्डर होगा, क्या होगा, सब चीज़ें हमने यहाँ करी, तब जाके पूरा ऑर्डर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारा काम होता है, ठीक है। अब आएगा बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनता है, तो देखो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनता है बहुत चीज़ों से। हमें ये भी जानना होता है किस जगह पे हमें मार्केटिंग करनी है, ठीक है, टारगेट हमारे कौन कौन से ग्रुप रहेंगे, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और फिर टारगेट करना। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें हमारा मार्केट के हिसाब से चीज़ें टारगेट करनी है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, देन टारगेट करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन से होता क्या है, हमारे कंज्यूमर जो होते हैं ना बिजनेस मार्केट में, वो डिवाइड हो जाते हैं और हमें ये पता लग जाता है कि भाई हमें किस पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल सपोज ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, ए कंज्यूमर, बी, सी और डी टाइप के कंज्यूमर हैं। अब सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो सी के लिए सबसे अच्छा है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा? तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आऊँगा और पहले क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई सेगमेंट। मेरे को पता लग गया ये 4 सेगमेंट है। अब मैं आया, मैंने इसको एनालाइज किया, फिर मैंने क्या किया, एनालाइज करने के बाद मैंने इवेल्यूएट किया कि भाई मेरे लिए ये सही है, और फिर मैंने इसको टारगेट लास्ट एट दी एंड। तो पहले तो देखो, फिर पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करो, फिर एनालाइज करो एंड देन फिर टारगेट करो। तो पहले हमने क्या करा, आइडेंटिफाई, फिर एनालाइज, फिर टारगेट। वेरी इजी स्टेप्स, ठीक है, बहुत इजी। अब इसको करते कैसे हैं, कस्टमर की रेगुलर बिहेवियर पे ध्यान दो, कस्टमर के लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, मार्केट बाय लोकेशन के हिसाब से भी डिवाइड होता है बहुत जगह, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक वहाँ के लोग कैसे हैं उनके बारे में ध्यान दो। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, पहले होते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग और ये होती है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में आप केवल
टारगेट सेवरल सेगमेंट्स विद डिफरेंट ऑफर्स टू मीट स्पेसिफिक नीड्स। तो यहाँ पर आप अलग अलग सेगमेंट्स आपके कैसे हैं, जो आपके सेगमेंट है पहले तो वही अलग अलग है, ठीक है, और आप क्या करते हो हर सेगमेंट के हिसाब से और उनकी हर नीड के हिसाब से अलग अलग उनको चीज़ें देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले चीज़ डिफरेंट ऑफर्स, ठीक है, और उन सब की डिफरेंट नीड्स होगी। इस केस में आओ तो आपको डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। वहीं अगर आपका एस है तो आप उसमें क्या कर रहे हो, पूरे एस को ही टारगेट करके बैठ गए। तो ये अगर आपने किया तो ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है। फिर एक आता है माइक्रो मार्केटिंग, जिसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल ग्रुप्स पे ध्यान देते हो, छोटे छोटे जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे ध्यान दोगे। यानी अब आपका जो एस है ना, इसका जो एम ए है यानी छोटा ग्रुप है, किसके अंदर है, ये भी ये ए के अंदर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये माइक्रो मार्केटिंग होती है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग आप केवल एक सेगमेंट पे बात करते हैं जिससे आपकी वहाँ पर मार्केट प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग बन जाए। जैसे भाई एस है तो मेरी सबसे अच्छी मार्केट प्रेजेंस इस हिस्से में ही है, तो मैंने केवल इधर ही काम किया, कंसंट्रेट पूरा इधर ही लगाया, तो इससे मेरा मार्केट शेयर क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले मार्केटिंग में अंडे सबको करना है, फिर उसमें कुछ हिस्से को करा। यहाँ पर कंसंट्रेटेड में केवल एक सेगमेंट को कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और माइक्रो मार्केटिंग में हम पूरे इंडिविजुअल को कर रहे हैं, केवल जो सेगमेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको ये माइक्रो मार्केट। जैसे नाम आप देख रहे हो, माइक्रो मतलब छोटा, तो उधर अपन कर रहे हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, सेगमेंटेशन क्राइटेरिया आपको ऐसा मतलब की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पहले तो मेजरेबल होना चाहिए। सेगमेंट जिसको भी आप टारगेट करो मेजरेबल हो। हम उसकी मार्केटिंग की परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे, एक्सेसिबल हो, मेजरेबल, एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल, इतना तो होना ही चाहिए कि भाई आपको ऑर्डर्स मिल जाए। डिफरेंशिएबल, दूसरों से अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं सेम हो जाए। एक्शनेबल, ऐसे होने चाहिए इस पर काम किया जाए, यानी मेजरेबल, एक्सेसिबल। तो ऐसे हमें कैसे याद रहेगा ये, पहले तो मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर एक्शनेबल होना चाहिए, और फिर मेडेस, यानी आपका मेजरेबल, एक्सेसिबल, और फिर आता है आपका डिफरेंशिएबल, देन एक्सेसिबल, एक्शनेबल, और फिर एट द एंड सब्सटेंशियल। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आता है क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजीशनिंग। अब जब आपने मार्केट सेगमेंटेशन पता कर लिया तो अब आप ब्रांड पोजीशनिंग के ऊपर बात करेंगे, इट्स ऑब्वियस। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कंपनी कैसे अपने ब्रांड्स लोग अपने ब्रांड के बारे में, उस कंपनी के ब्रांड के बारे में क्या सोचें, ये सारा हम ब्रांड पोजीशनिंग के अंदर ही देखते हैं। तो ये कैसे आप देखते हैं, पहले तो देखो हमें क्या करना है, सबसे अगर हमें ब्रांड पोजीशनिंग पे बात करनी है तो पहले हमें हमारा देखना पड़ेगा विच इज़ द पोजीशनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम ब्रांड की पोजीशनिंग के बारे में देखेंगे तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा पोजीशनिंग की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट देखनी बहुत जरूरी है कि भाई क्या स्टेटमेंट, जैसे नाइक के अंदर है जस्ट डू इट, तो वैसे एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। फिर की बेनिफिट्स, ठीक है, फिर आता है यूएसपी, और फिर टारगेट मार्केट। तो आपको पहले तो देखो, अगर अपन बहुत मोटा मोटा भी समझे तो अपन ये समझ सकते हैं टारगेट मार्केट के हिसाब से, ठीक है। पहले टारगेट मार्केट समझा, फिर हमने हमारी यूएसपी बनाई। पहले तो हमने मार्केट देख लिया कि भाई हमारा टारगेट मार्केट क्या है, फिर हमने हमारी यूएसपी बनाई, मार्केट देख के यूएसपी बनाई, फिर हमने हमारे की बेनिफिट्स देखे, फिर हमने हमारी खुद की एक स्टेटमेंट बना दी विच इज़ अवर पोजीशनिंग स्टेटमेंट। मार्केट समझ के, यूएसपीज को समझ के, बेनिफिट्स को समझ के हम हमारी स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। जैसे नाइक की भी है जस्ट डू इट, कोको कोला की है, कोको कोला एक रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग बेवरेज है तो उस हिसाब से काम करती है। वॉल्वो अपने आप को सेफेस्ट कार ब्रांड के नाम से कहती है, रॉयलेस्ट नहीं कह रही, सेफेस्ट कह रही है, ठीक है। यहाँ पर जो नाइक है तो वो भी फॉर एथलीट्स ओनली है, तो केवल वहाँ पर वो सारे एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देखेंगे तो केवल एथलीट्स और ऐसे ही आते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। अब आपकी पोजीशनिंग कैसी हो सकती है, एक तो प्राइस बेस जो प्राइस के ऊपर हो पूरी, एक हो क्वालिटी बेस जो क्वालिटी के ऊपर हो, एक कल्चर और इमोशन के बेस हो, एक बेनिफिट्स के बेस्ड हो। इन सब के बेसिस पे पोजीशनिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। ब्रांड इक्विटी कैसे बनती है, रेगुलरली ब्रांड की अवेयरनेस करना, इवेंट्स वगैरह करना, सेमिनार्स करना और सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करना। इससे क्या होता है ना, आपका अवेयरनेस बनता है। आप अलग अलग ब्रांड्स के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको अपना नया ऑडियंस बेस मिल सके, ठीक है। क्वालिटी,
प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा तगड़ी रखनी है। ब्रांड लॉयल्टी कैसे आ सकती है, आप कूपन्स दे सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, जो वो नेक्स्ट टाइम जब परचेस करे, नेक्स्ट टाइम जब भी वो परचेस करे तो वो यूज़ कर सके, ठीक है। ब्रांड एसेट्स दे सकते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह सब चीज़ें ब्रांड इक्विटी में बहुत करते हैं। देखो पहले तो अवेयरनेस फैलाना, ब्रांड के एसोसिएशन, ब्रांड एसेट्स, ब्रांड लॉयल्टी, परसीव क्वालिटी, ये सब चीज़ें किसको देती है, सब ब्रांड इक्विटी बताती है। किसकी क्या क्या, पहले तो आप क्या करते हैं, ब्रांड की अवेयरनेस, लॉयल्टी, एसेट, एसोसिएशंस और परसीव्ड क्वालिटी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। अब आता है मैनेजिंग ब्रांड इक्विटी। अब जैसे ब्रांड इक्विटी के बारे में पता लग गया, ब्रांड इक्विटी को मैनेज कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ब्रांड रीइंफोर्समेंट, ऐसा हमेशा ध्यान रखना कंसिस्टेंसी बनी हुई रहे, रेगुलरली इवेंट और ये सब चीज़ें होती रहे। ब्रांड रीविचुअलाइजेशन यानी नई नई चीज़ें यानी इनोवेशन आता रहे। ब्रांड एक्सटेंशन यानी न्यू कैटेगरी यानी चेंज आना बहुत ज़रूरी है। और ब्रांड इमेज अच्छी रहनी चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी, इनोवेशन, चेंज और इमेज आपकी ब्रांड की बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तो आपकी ब्रांड इक्विटी बनी हुई रहती है आपके पूरे सोसाइटी में, ठीक है। अब आता है क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के थ्रू आप वैल्यू क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी में बोलें तो प्रोडक्ट क्या है, अगर अपन ऐसे ही बताएं तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट टू सेटिस्फाई वांट और नीड। एक वांट और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एनीथिंग विच इज ऑफर टू मार्केट इज योर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की हायरार्की कैसे होती है, पहले तो आपका होता है कोर प्रोडक्ट, जो आपके बिजनेस का कोर प्रोडक्ट होता है। एक होता है एक्चुअल प्रोडक्ट, जो फिजिकल आइटम होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑगुमेंटेड प्रोडक्ट, एडिशनल एलिमेंट जो आप प्रोडक्ट्स में जोड़ते हो, ठीक है। तो पहले कोर प्रोडक्ट हो गया, फिर आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया, और फिर आपका एगुमेंटेड प्रोडक्ट हो गया। ये कुछ प्रोडक्ट के टाइप है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज़्यादातर बिजनेस यूज़ के लिए होते हैं, वहीं कंज्यूमर पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कन्वीनियंस एंड नेसेसिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक जो है ज़्यादा वो किधर ध्यान दे रहा है, कंज्यूमर्स के ऊपर, पर्सनल यूज़ के ऊपर, और एक जो है ज़्यादा बिजनेस वगैरह में ध्यान दे रहा है, इसलिए इसको डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें वापस ये तो प्रोडक्ट रहेगी तो हम समझ ही चुके हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अगर आपको देख लीजिए कि भाई सबसे पहले इमोशनल डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इमोशन कनेक्ट करे सीधा। एथलीट एस्थेटिक डिफरेंशिएशन यानी जो फोकस और विजुअल पे ज़्यादा फोकस करे, और फंक्शनल डिफरेंशिएशन ज़्यादातर परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। तो पहले तो आपका आ जाता है इमोशन डिफरेंशिएशन, फिर आपका आता है एस्थेटिक डिफरेंशिएशन यानी आप एस्थेटिक यूआई वगैरह इन पे, फिर आपका आता है फीचर्स एंड परफॉर्मेंस यानी फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो इन सब पे भी बात अपन कर चुके हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे होती है, पहले तो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट लॉन्च होता है विथ लो सेल्स, ठीक है। यहाँ पर अभी तक जो आपकी सेल्स होती है वो लो होती है। उसके बाद सेल्स बढ़ती है आपके ग्रोथ स्टेज में, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल्स बढ़ती है। फिर एक मैच्योरिटी स्टेज आती है जब आपके पास सेल्स जो होती है वो पीक लेवल पे आ जाती है, और फिर डिक्लाइन स्टेज, सेल्स डिक्लाइन एंड प्रोडक्ट फेजिंग आउट, यानी अब वो प्रोडक्ट खत्म हो गया तो सेल्स वापस गिर जाती है। यानी पहले स्टार्टिंग में गिरी हुई होती है सेल्स, जिसको इनिशियल या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। देन आपकी जो ग्रोथ होती है उसमें सेल्स ऊपर जाती है, फिर एक पीक पे पहुंच जाती है जहाँ सेल्स लेवल पे आ जाती है, एक कंसिस्टेंसी पे आ जाती है, फिर वो वापस गिरना शुरू होती है। इसका मतलब अब आपके प्रॉब्लम आ रही है, और देन आपको वापस किस पे ध्यान देना है, देन आपको वापस इनोवेशन पे ध्यान देना है। अगर आप इनोवेशन पे ध्यान देंगे आपकी वापस सीरीज़ यहीं से शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि साइकिल है जो चलती रहनी चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। अब आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अक्रॉस दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वही है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सब चीज़ें हम देख ही चुके हैं। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आता है क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू प्राइस। प्राइस के थ्रू आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि भी प्राइसिंग इज द क्रिटिकल एलिमेंट इन प्रोडक्ट मिक्स एंड ऑफर डायरेक्टली अफेक्ट बोथ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशनिंग। तो प्राइस से क्या चीज़ें अफेक्ट होती है, प्राइस से दो चीज़ें अफेक्ट होती है, एक तो कंपनी की पोजीशन और एक प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों प्राइस से इम्पैक्ट होती है, ठीक है।
अब एक इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने तो पहले हम कॉस्ट भी समझना पड़ेगा, कस्टमर का वैल्यू समझ, मार्केट को समझना पड़ेगा, कंपनी के ऑब्जेक्ट, लीगल और एथिकल कंसिडरेशन भी। तो हमें सब चीज़ें समझना है, यानी कॉस्ट समझनी है, कस्टमर की वैल्यू समझनी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव समझना है, और लीथल और जो अपने लीगल कंसेप्ट है उनको भी हमें समझना है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे पहला कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये एक फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें हम लो इनिशियल प्राइस करते हैं, जिससे पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, लो प्राइसिंग करते हैं जिससे कस्टमर बढ़ जाए, बस सिंपल। स्कीमिंग प्राइसिंग में प्राइस जो होती है वो इनिशियल तो बहुत हाई होती है, देन लोअर, यानी कि ये एप्पल करता है बहुत बार। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर सेटिंग होती है। वैल्यू बेस्ड में आप किस पे ध्यान देते हैं, वैल्यू पे ज़्यादा। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में जो अट्रैक्टिव प्राइसिंग होती है वो बनाना, जैसे जोमेटो बहुत करता है। जोग्राफिकल प्राइसिंग में आप बेस्ड ऑन लोकेशन, और डायनेमिक में रियल टाइम पे। तो पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हमने देखी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हमने देखा कि भाई पूरी प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें। फिर आता है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें हम बहुत कम पैसा रखते हैं फिर बाद में उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। स्कीमिंग के अंदर हम किस पे ध्यान देते हैं, हाई इनिशियल प्राइस बहुत हाई है, देन बाद में धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाती है। कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन के हिसाब से, वैल्यू बेस में वैल्यू के हिसाब से। साइकोलॉजी में अपन क्या करते हैं ना, ऐसी प्राइसिंग सेट करते हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। फिर जियोग्राफिकल प्राइसिंग, वो जो भाई लोकेशन के हिसाब से, और डायनेमिक वो जो रियल टाइम पे चेंज होती रहे। ये सारा अलग अलग है। और भी है, जैसे डिस्काउंट के हिसाब से प्राइसिंग करना, सीजन के हिसाब से प्राइसिंग करना, प्रीमियम प्राइसिंग करना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, पेनिट्रेशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्राइसिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपने बिजनेस में और अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। अब मैनेजिंग मार्केटिंग चैनल्स को मैनेज करना, ठीक है। तो रोल क्या है मार्केटिंग चैनल का, पहले तो मार्केटिंग चैनल क्या होता है। मार्केटिंग चैनल वो पाथवे है जिसके वजह से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। यानी यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर है, या अपना कंज्यूमर है। अब यहाँ से आइटम यहाँ पर जाने के लिए रास्ते में कुछ चाहिए, तो वो आपका होगा मार्केटिंग चैनल्स। रोल क्या होता है, पहला ट्रांजेक्शनल फंक्शंस, एक्टिविटीज दैट फैसिलेट बाइंग एंड सेलिंग। ट्रांजेक्शनल फंक्शंस वो फंक्शन है जो भाई बाइंग एंड सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे। लॉजिस्टिक में पूरा जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर यह आता है बाइंग एंड सेलिंग। और फैसिलेटिंग फंक्शंस यानी एफिशिएंसी पे, बाइंग सेलिंग एफिशिएंसी और फिजिकल पे, इन सब पे आपका ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है, ठीक है। अब फंक्शंस और मार्केटिंग चैनल की अगर हम बात करें, मार्केटिंग चैनल के फंक्शंस क्या क्या है। पहला ये इंश्योर करना है प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल है या नहीं, यानी राइट लोकेशन पे। आपका प्रोडक्ट क्या राइट लोकेशंस पे है कि नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक और बेनिफिट आता है मार्केटिंग चैनल का, वो टाइम अवेलेबिलिटी। क्वांटिटी मैनेजेस प्रोडक्ट फ्लो टू मीट डिमांड, क्या इतनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट में कि वो डिमांड पूरी कर सके। और फिर आता है असॉर्टमेंट, प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू मीट नीड्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो पहला हमने देखा प्लेस, राइट जगह पे है, राइट टाइम पे है, राइट क्वांटिटी में है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे साथ होती है यहाँ पर। और प्रॉपर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है भी नहीं, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं, यहाँ आएगा वैरायटी के ऊपर ध्यान। उस जगह के हिसाब से वैरायटी है उसके पास, उस प्रोडक्ट को लेके आनी। तो पहले हमने क्या देखा, प्लेस, करेक्ट जगह होनी चाहिए, करेक्ट टाइम होना चाहिए, करेक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए और करेक्ट वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, करेक्ट टाइम, करेक्ट क्वांटिटी, करेक्ट वैरायटी, करेक्ट प्लेस। करेक्ट प्लेस, करेक्ट टाइम, करेक्ट वैरायटी, करेक्ट क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है। फ्लो ऑफ मार्केटिंग चैनल कैसा है, पहला प्रोडक्ट फ्लो, फिजिकल मूवमेंट, फाइनेंस फ्लो, पैसों का मूवमेंट, नेगोशिएशन फ्लो, ट्रेड टर्म्स
और इन्फॉर्मेशन फ्लो, जो इन्फॉर्मेशन की फ्लो। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लो है मार्केटिंग चैनल में, ठीक है। अब आता है 2 चैनल, एक तो होता है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स। पहले तो मार्केट चैनल्स हमने देख लिया। डायरेक्ट चैनल्स क्या होते हैं, ये ज़्यादा प्राइसिंग पे ध्यान देते हैं और कस्टमर पे ध्यान देते हैं, कस्टमर रिलेशंस पे, ठीक है, ये डायरेक्ट होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है इवेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें आती है। कोई स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर, इवेंट्स वगैरह सब आती है। ये नॉर्मली लार्ज कंज्यूमर के ऊपर जाने में मदद करता है इनडायरेक्ट वाला। ये क्या होती है, लार्ज नहीं होती, स्मॉल कंज्यूमर या लिमिटेड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मार्केटिंग चैनल लेंथ। पहला 0 लेवल चैनल, जिसमें डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है माल। एक होता है 2 लेवल, जिसमें क्या होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या आ जाता है बीच में, होलसेलर एंड रिटेलर, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। 1 लेवल में क्या आता है, 1 लेवल में 1 इमीडिएशन आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1 लेवल के अंदर एक इमीडिएटली आएगा, जैसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक कोई बंदा और आएगा, ठीक है। डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी बॉय, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3 लेवल के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका होलसेलर वगैरह सब लोग इसमें बीच में घुसेंगे। चैनल डिज़ाइनिंग डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्टिमाइज़ करना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को और नीड समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कैसे यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करते हैं मार्केट चैनल, पहले तो हमें चैनल के लेवल को समझना है, डिटरमाइन चैनल लेवल। फिर हमें सेलेक्ट करना है चैनल पार्टनर्स को। तो पहले क्या करेंगे, चैनल को समझ लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, चैनल समझ गए, समझो, ठीक है। फिर क्या करो, चैनल पार्टनर पकड़ो, और फिर क्या करो, उनको मोटिवेट करो और सपोर्ट दो उनको। फिर क्या करेंगे, इवेल्युएट करो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ही समझ लो, यानी पहले चैनल समझो, कौन सा चैनल हमें यूज़ करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फिर हमें चैनल पार्टनर समझना है, फिर उनको मोटिवेशन सपोर्ट देना है, फिर उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हम समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिज़ाइन कैसे होता है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वेरियस टूल्स एंड स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय कंपनीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड टू देयर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब पहले एक ऐसे काम कैसे करता है, ठीक है, रूल्स क्या है मार्केटिंग। इससे आप इन्फॉर्म कर सकते हो कस्टमर को नई चीज़ के बारे में, रिमाइंड कर सकते हो, रीइंफोर्स कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें रोल है, पहले इन्फॉर्म करना, रिमाइंड करना, रीइंफोर्स करना, परसुएड, रिलेशनशिप अच्छी बनाना, डिफ्रेंशिएशन मेंटेन रखना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो बहुत इफेक्टिव तरीके से। बिल्डिंग इफेक्टिव मार्केटिंग से क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है सबसे पहले, ठीक है। आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे क्लियर कर लिए, फिर अब आप अपनी टारगेट ऑडियंस समझे, फिर आप उनको कंसिस्टेंट मैसेजेस करते रहें, फिर आप कम्युनिकेशन चैनल बनाएं अपना, और फिर मैसेज उनको फ्रेम करें और फिर उनके साथ कम्युनिकेट करें। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है, फिर हमें टारगेट ऑडियंस समझनी है, फिर कंसिस्टेंट मैसेजिंग करनी है, कम्युनिकेशन चैनल समझना है, फिर मैसेज बना के उनको भेजना है और उनके साथ एंगेजिंग कम्युनिकेशन से बात करनी है। ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड आईएमसी या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, ठीक है, और फॉर डिलीवरिंग अ कंसिस्टेंट एंड कोहेसिव मैसेज अक्रॉस ऑल मार्केटिंग चैनल्स। सारे मार्केटिंग चैनल्स में कंसिस्टेंट मैसेज भेजने का एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं अपन, ये ज़्यादातर कस्टमर सेंट्रिक रहता है, कस्टमर के हिसाब से। यहाँ पर जैसे आप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कह रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ कहा एक कंसिस्टेंट तरीका है जो सारे मार्केटिंग चैनल्स में यूज़ होता है, कस्टमर के हिसाब से चलेगा, यूनिफॉर्म मैसेज कंसिस्टेंसी से जाएगा सारे प्लेटफॉर्म पे, मीडिया इंटीग्रेट होगी इसमें, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स भी जा सकता है जिससे हमें कोलैबोरेशंस अच्छे हो सकें और फीडबैक्स भी आप आराम से ले सकें। तो फीडबैक हिसाब से कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड, कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बनी हुई रहे हर जगह, मीडिया भी इसमें रहे हर जगह, क्रॉस प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन वगैरह कर सके, सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर अपन अब आगे आते हैं
अब आता है इंटीग्रेटेड या मार्केटिंग कम्युनिकेशन को मैनेज कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीका है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल टूल्स एंड डिलीवर कंसिस्टेंट यूनिफाइड मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ये यूनिफाइड मैसेज देने के लिए हम कैसे टूल, तो पहले हमें IMC स्ट्रेटजी बनानी है। हर चीज़ में पहला स्टेप ये स्ट्रेटजी बनाओ, फिर क्या करो, कम्युनिकेशन अलाइन करो। तो पहले स्ट्रेटजी बनाई, फिर कम्युनिकेशन अलाइन किया, फिर कोऑर्डिनेट करो फंक्शंस को, यानी कोलैबोरेट करो, फिर उसको मॉनिटर करो। यानी पहले स्ट्रेटजी बनाओ, फिर उस स्ट्रेटजी को कम्युनिकेट करो, फिर कोलैबोरेट करो, देन मॉनिटर करो। तो इसको कैसे याद रखेंगे, SCCM, यानी स्ट्रेटजी बनाओ, कोलैबोरेट करो, स्ट्रेटजी बनाओ, फिर हमें सबको बताओ, कम्युनिकेट करो, फिर मिलके कोलैबोरेट करो एंड फिर उसको मॉनिटर करो। सिंपल एंड ईजी। मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग इज अ क्रूशियल कंपोनेंट हमें, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स इन पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन एंड परसुएंट ऑडियंस टू टेक सम एक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एडवर्टीजमेंट कैसे मैनेज करना है, पहले सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, फिर स्ट्रेटजी बनाओ टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, फिर राइट मीडिया सेलेक्ट करो, फिर मॉनिटर करो। मॉनिटर आप KPIs के थ्रू कर सकते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू। तो पहले ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर टारगेट ऑडियंस चूज करी, फिर स्ट्रेटजी बनाई, फिर राइट मीडिया सेलेक्ट किया उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, फिर हमने क्या करा, हमारे उसको मॉनिटर करते रहे। तो पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बनाया, फिर हमने उसको स्ट्रेटजी बनाई, ऑडियंस एनालिसिस किया। पहले तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव समझे, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव या गोल्स हमारे क्या है इस मार्केटिंग से, फिर हमने टारगेट ऑडियंस को समझा, फिर एक क्रिएटिव स्ट्रेटजी बनाई कि भाई कैसे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, राइट मीडिया सेलेक्ट करके फिर उसको मॉनिटर किया, सिंपल, ठीक है। कोई ऐसा भारी यहाँ पर था नहीं। सेल्स प्रमोशन को कैसे मैनेज करना है, तो ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं कस्टमर्स को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए परचेज के बाद। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कूपन्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है, ठीक है, यहाँ पर सारी ये चीज़ें आती हैं। सॉरी, मैं भावा कूपन्स की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, गलत हो तो आप मेरे को माफ़ करना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप उनको रेगुलरली एंगेज कैसे रख सकते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन क्या होता है, एंकरेज डायरेक्ट कंसर्न एंड परचेज बाय डिस्काउंट कूपन्स, ठीक है, ये सही है, मतलब कूपन्स की स्पेलिंग, ठीक है। ट्रेड ओरिएंटेड रख सकते हैं, ठीक है, ट्रेड ओरिएंटेड भी इंसेंटिव, रिटेल को, डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, अवार्ड्स दे सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है ना, जैसे आपने बहुत दुकान में कहेंगे सर्टिफिकेट्स लगे हुए होते हैं, कुछ वो देना, इनसे क्या कि वो लोग क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और तुरंत आपके साथ आगे नेक्स्ट डील करने के लिए उनका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी अगर अच्छी बनानी है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, राइट ऑडियंस चूज होनी चाहिए, मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए और इवेल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। ये होगा तभी आपका प्रॉपर और जो आप कहते हैं इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी बन पाएगी। अब आता है मैनेजिंग इवेंट एंड एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, हायरार्की और इवेंट एंड एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्या, ये नॉर्मली किस पे फोकस करती है, मेमोरेबल इंटरेक्शन बिटवीन ब्रांड एंड कस्टमर टू लाइव इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। यानी अब इवेंट्स के थ्रू मार्केटिंग करनी है तो हमें पहले ये देखना है कि हमारा कोर इमोशनल एंगेजमेंट क्या है ब्रांड का, ब्रांड एक्सपीरियंसेस क्या होता है। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में हमें एक्सपीरियंस क्रिएट करना है कस्टमर्स के लिए, इवेंट स्पॉन्सरशिप से विजिबिलिटी बढ़ेगी और मेजरिंग इवेंट इफेक्टिवनेस से कुछ ऐसे मैट्रिक्स जिससे आप अपने सक्सेस को मेजर कर सके, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी अपन ने देखा ब्रांड एक्सपीरियंस, इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में, ब्रांड का एक्सपीरियंस कैसा लगा उनको, इवेंट स्पॉन्सरशिप्स चीज़ें आती है, मेजरिंग इवेंट इफेक्टिवनेस, एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग जिसके अंदर हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स वगैरह का एक्सपीरियंस करने का मजबूर कर सकते हैं और वो उसको यूज़ करके देख सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, कंपनी की रेपुटेशन बनाना और लोगों से बातचीत वगैरह करने से आपको प्रॉपर हमेशा क्या मिलता है और पॉजिटिव मीडिया कवरेज मिलता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ कंपोनेंट्स क्या है इसके, पहले तो मीडिया रिलेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद जर्नलिस्ट के साथ रिलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके जो न्यूज़ है या आपकी जो भी प्रोग्रेस है वो पब्लिक तक पहुंचा सकती है। पहली चीज़, क्राइसिस का कम्युनिकेशन, आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्राइसिस आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है।
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स, कुछ आपको ऐसे भी अपनी कंपनी में CSR के तौर पे, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ें रखने, जो भी एक अपनी मार्केटिंग में बहुत मदद करता है। इन्फ्लुएंसर और एम्बेसडर प्रोग्राम से आप अपने नए स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं एट द नेम ऑफ इंटर्नशिप्स एंड ऑल, और आप उनको भी सीखने को मिल सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये विन विन सिचुएशन पे काम करता है, ठीक है। फ्री स्टार्टिंग में फ्री कर सकते हैं, बाद में आप एक्टर्स वगैरह को लाएँ तब आप इन्फ्लुएंसर्स और अच्छे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है और समझनी है, ठीक है। अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल यूनिट पे इस पूरी किताब के, जो कि है डिजिटल कम्युनिकेशन को मैनेज करना। ऑनलाइन कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेबसाइट है, सर्च इंजन, ईमेल्स, आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही चीज़ें जैसी ये यूज़ होता है। जहाँ पर आपका वेबसाइट बनाना, वेबसाइट एक अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपकी अच्छी वेबसाइट नहीं है, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी कंपनी है IT फर्म, 7357288703 पे कॉल करके अपनी लिए वेबसाइट बनवा सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करती है अपने ब्रांड को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी बनवा सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपकी विजिबिलिटी कि भाई आप सर्च इंजन पे कितना विजिबल है। ईमेल मार्केटिंग जैसी चीज़ें, पेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग जिसमें आप स्पॉन्सर्ड एड्स लगवा सकते हैं गूगल सर्च इंजन वगैरह पे। कंटेंट मार्केटिंग, ये आप थ्रू इंस्टाग्राम और अलग जो अपने सोर्सेज हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे तरीके हैं जो डिजिटली आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, थ्रू SEO, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू योर वेबसाइट, थ्रू ईमेल्स, थ्रू पेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो अलग अलग तरीके हैं कस्टमर्स तक पहुंचने के, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऑप्टिमल सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, तो आपको पहले तो कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है, फिर आपको कम्युनिटी मैनेजमेंट रखना है, कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है, सोशल मीडिया पे रेगुलरली एडवर्टाइज करना है, इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ना है, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी इंसाइट्स आते हैं उन सबको सुनना है और समझना है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी मार्केटिंग बन सकती है। और भी अगर आपको कुछ चीज़ें देखनी है तो कुछ स्ट्रेटजीज और है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अपनी कोई भी वेबसाइट्स या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो अपने फ़ोन में खोलना सबसे पहले पसंद करते हैं, रेदर देन एनीथिंग एल्स। तो फ़ोन के हिसाब से वेबसाइट होनी चाहिए। मोबाइल ऐप्स आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई सर्विस और प्रोसेस है, कोई किताब पढ़ने का या कुछ भी है, तो उसके लिए आप अपने ऐप्स बना सकते हैं। आजकल ऐप डेवलपमेंट भी, हम लोग भी ऐप डेवलपमेंट करते हैं। रेगुलरली अपने ऐप्स के और वेबसाइट्स के थ्रू पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जो कि आपका रेगुलर, जिसको क्या कहते हैं अपन, रेगुलर इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो, ठीक है। आपका कस्टमर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शंस होने चाहिए। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, लोकेशन के हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं। मोबाइल एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, मोबाइल एड्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आज के ज़माने में अलग अलग तरीके हैं बहुत सारे। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जो मोबाइल फ्रेंडली लोगों के लिए स्पेसिफिक हो, ये सारी चीज़ें मोबाइल फ्रेंडली के लिए, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमें सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो मोबाइल के हिसाब से, जो मोबाइल फ़ोन होल्डर्स हैं उनके हिसाब से हम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वेबसाइट, ये सब चीज़ें हमें उस हिसाब से ही मैनेज करनी है, जिससे वो लोग भी इसको आने वाले टाइम में ढंग से यूज़ कर सकें और इसको समझ सकें, ठीक है। तो यही था आज का हमारा और पूरी वीडियो। आई होप थिंक लाइक मार्केटर में आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होगी, बहुत सारे थॉट्स देखे होंगे, चीज़ें समझी होगी। एक क्विक रिवीजन अगर आपको मैं इसी वीडियो में करवा दूं तो फटाफट से मैंने इस बार रिवीजन से ऊपर चलेंगे, फटाफट से देखेंगे। हमने एक मोबाइल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में ये देखा कैसे आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स और मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करके लोगों से कनेक्ट और अच्छी तरीके से हो सकते हैं। वही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रेटजी बनानी है तो हमें पहले कंटेंट क्रिएशन से पहले ऑडियंस को समझना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया को मॉनिटर करना, उसके हिसाब से ट्रेंड्स को समझ के स्ट्रेटजीज बनाना, ये सब चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं। आपको रेगुलरली कम्युनिटी इंटरेक्शन भी रखना पड़ेगा। अगर मैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पे बात करूँ तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट और ईमेल मार्केटिंग, पेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा एंगेजमेंट पाना है तो, ठीक है। हमने पब्लिक रिलेशंस की इंपॉर्टेंस सीखी, जिसके अंदर हमने देखा मीडिया के साथ पॉपुलरली रिलेशंस बनाना। अगर आप अपनी कंपनी नई अगर आपने खोली है तो आपको रेगुलरली इंटर्नशिप्स और ये चीज़ें देना, इन्फ्लुएंसर्स एंड एम्बेसडर प्रोग्राम्स बनाना, CSR रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आगे रहना, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको मीडिया को भी साथ लेना पड़ेगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी साथ लेना पड़ेगा, एम्बेसडर्स और ऐसे लोगों को भी आपको साथ लेना पड़ेगा थ्रू दिस प्रोग्राम, और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ता ही रहना पड़ेगा। एक इवेंट एंड एक्सपीरियंस मार्केटिंग के अंदर हमेशा चीज़ ध्यान रखना, हमें कस्टमर्स के थ्रू इवेंट्स और थ्रू एक्टिविटीज़ हमें कस्टमर्स एक्सपीरियंसेस जो कस्टमर हमारे ब्रांड के लिए फील करता है उसको और हमें एनहेंस करना है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, आपको ब्रांड के इमोशन को समझना है,
आपको स्पॉन्सरशिप्स लानी पड़ेगी, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, बट इवेंट के साथ आप बेस्ट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, इस चीज़ को आप समझ के रखना। अगर हम सेल्स प्रमोशन की यहाँ पर बात करें तो जैसे हमने बोला कि सेल्स प्रमोशन क्या चीज़ है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जिससे हम हमारे कस्टमर्स को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकें। ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ भी मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, ठीक है, इट्स कूपन्स। और जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी, हमें ये बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है। और ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स क्यों है, जिससे हम कस्टमर को, जो भी हमारा शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है, क्यों, क्योंकि हम हमारे कस्टमर्स को डायरेक्टली क्या कर सके, एनकरेज कर सके, जिससे वो एक्शन फास्ट ले या डिसीजन फास्ट ले। ये वो इंसेंटिव्स होता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, जिससे कस्टमर्स को हम एंकरेज कर सके। सेल्स मैनेजिंग सेल्स प्रमोशन में, सेल्स प्रमोशन या तो कंज्यूमर ओरिएंटेड होगा, कूपन कंज्यूमर को देने के लिए, और ट्रेड ओरिएंटेड जो आपके उस प्रोसेस के अंदर लोग हैं उनको देने के लिए। ठीक है, सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट, पहले आपको हमेशा चीज़ ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, टारगेट ऑडियंस को समझना है, ठीक है, फिर आपको इंटीग्रेट करना है उसको अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ, फिर उसको मॉनिटर करना है, हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम ऊपर चले तो एडवर्टाइजमेंट कैसे अच्छा चल सकता है, बहुत अच्छे इजी तरीके में हमने आपको बताया था। पहले आपको क्या करना है, अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखने हैं, फिर आपको टारगेट ऑडियंस पकड़नी है। टारगेट ऑडियंस अगर आपको एक बार मिल गई, पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करे, टारगेट ऑडियंस बनाई, फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, OTS, आप इसको जो याद रखेंगे अपन, OTS, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, टारगेट ऑडियंस पकड़ो, स्ट्रेटजी बनाओ, राइट मीडिया चूज करो मार्केटिंग के लिए, ठीक है, और फिर आप अपनी उसकी मेजरिंग करो, इफेक्टिवनेस कितना, वो मॉनिटरिंग करना, OTS/MM यानी राइट मीडिया, फिर देन उसको मॉनिटरिंग। तो अगर हमें एडवर्टीजमेंट करना है तो OTS/MM अपन को ध्यान रखना है, ऐड से OTS/MM का जो ऐड आया नया वो ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्लियर, टारगेट ऑडियंस क्लियर, स्ट्रेटेजी बनाओ, देन उसको राइट मीडिया चूज करो, फिर उसको मॉनिटर करो, आपकी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी चलने वाली है। ठीक है, कसम से गाइस। ठीक है, IMC स्ट्रेटेजीज हमने देख ली है, अभी यहाँ पर हमने पूरा एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजीज देख ली। IMC स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको रेगुलरली क्या करना है, STTSSM यानी स्ट्रेटेजी बनाओ, देन कम्युनिकेट करो, देन कोलैबोरेट करो, देन उसको मॉनिटर करो। ये आपका आता है IMC प्रोसेस। इसके अंदर हम वेरियस चैनल्स और अलग अलग लोगों को कनेक्ट करते हैं मार्केटिंग के अंदर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यानी सारे चैनल्स को मिला के जब मिलके जब हम कोई भी काम करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करें तो वही स्ट्रेटेजी से हम कंसिस्टेंट और कोई सी मैसेज हर मार्केटिंग चैनल पे दे सकते हैं। इससे हमें फीडबैक अच्छा मिलता है, ये यूनिफॉर्म रहता है, मीडिया इंटीग्रेशन है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कस्टमर सेंट्रिक रहता है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर हमें एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन बनाना है, मार्केटिंग अच्छी अगर हमें रखनी है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो, टारगेट ऑडियंस अच्छी बनाओ, स्ट्रेटेजीज अच्छी क्रिएट करो, ठीक है, अच्छी मैसेजिंग, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। देन आपको क्या करना है, फिर राइट मीडिया सेलेक्ट करना है, आपको कम्युनिकेशन राइट चैनल सेलेक्ट करना है, मैसेज को फ्रेम करना है, फिर उनको एंगेज करना है कम्युनिकेशन में। अब ये सारी चीजें आप मॉनिटरिंग में, कुल मिला के सारे स्टेप्स ऑल्दो इक्वली बेस्ड पे आएंगे, ठीक है। अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम उनको पुश नोटिफिकेशन बेस के बारे रिमाइंड करवा सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, रीइंफोर्स कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो, इन सबसे आपका रिलेशनशिप अच्छा बनता है और आप में एक डिफरेंशिएबल फैक्टर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। अगर हम बात करें इस चीज़ की मार्केटिंग चैनल की, चैनल डिज़ाइन डिसीजंस की, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे पूरा बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन करना है अगर मार्केटिंग चैनल का, तो पहले हमें चैनल को समझना है, ठीक है। कैसे मार्केटिंग चैनल बनाना है, चैनल को समझो, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, चैनल को समझना है। चैनल को समझना है, फिर हमें उस चैनल पार्टनर को पकड़ना है, फिर हमें उनको मोटिवेट और सपोर्ट देना है पूरा, और फिर हमें हमारे इवेल्युएट करना है और सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप को चूज करना है। तो चैनल समझा, चैनल के पार्टनर को पकड़ा, उनको सपोर्ट दिया, उनको इवेल्युएट किया और हमें डिस्ट्रीब्यूशन टाइप समझे, मार्केटिंग चैनल की डिजाइन हो गई पूरी, ठीक है। अब 0 लेवल चैनल होता है, मार्केटिंग चैनल भी अलग अलग है। 0 चैनल में हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, 2 लेवल के अंदर रिटेलर होलसेलर भी आते हैं, 1 लेवल में तो डायरेक्टली केवल बीच में डिलीवरी बॉय या कोई आएगा, 3 लेवल में तो और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमने चीज़ें देखी, हमने अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स का फ्लो भी देख लिया। हमें फंक्शन क्या है मार्केटिंग चैनल का, राइट लोकेशन पे राइट प्रोजेक्ट, राइट अपना प्रोडक्ट की राइट करेक्ट प्लेस, करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम पे, करेक्ट क्वांटिटी पे, करेक्ट प्लेस पे, करेक्ट वैरायटी में हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। मार्केटिंग चैनल के अलग अलग काम है, पैसों का भी ट्रांजैक्शन फंक्शंस देखना, पैसों का यानी बाइंग सेलिंग देखना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना और उसकी एफिशिएंसी देखना, सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है।
ये चीज़ें अपन ने देख ली। अब यहाँ पर हम प्राइसिंग प्रोग्राम में आए तो अलग अलग तरीके की प्राइसिंग हमने देखी, डिस्काउंट बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सीजनल बेस, प्रीमियम बेस, अलग अलग तरीके की प्राइसिंग अपन ने यहाँ पर देखी। अपन ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग देखी जिसमें अंदर हम पहले प्राइस कम होती है फिर बाद में बढ़ती है। स्कीमिंग प्राइसिंग देखी जो पहले से तो भारी होती है फिर धीरे धीरे कम होती रहती है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए जियोग्राफिकल प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग जो चेंज होती रहती है, ये सब चीज़ें अपन ने अभी देखी है। ठीक है, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसे डिज़ाइन होती है, मार्केट को देख के अपन को प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी पड़ती है। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी होती है। पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होता है जिसमें सेल्स कम होती है, फिर थोड़ी सेल्स पीक पे आती है, फिर कंसिस्टेंट हो जाती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है वो। ठीक है, फिर अपनी डिक्लाइनिंग स्टेज वापस आती है, यानी इंट्रोडक्शन स्टेज जब नई आई है, ग्रोथ स्टेज जब बढ़ रही है, मैच्योरिटी जब एक पीक पे आके डिक्लाइन यानी अब ये गिर रही है प्राइसिंग। डिफरेंशिएशन अपना कैसे होता है, इमोशनल डिफरेंस, फंक्शनल, अलग अलग तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में पहला तो आपका कोर प्रोडक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर एक्चुअल प्रोडक्ट होता है जिसमें आपका स्पेसिफिक फीचर्स है, और फिर ऑगमेंटेड यानी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो आप उस प्रोडक्ट्स के साथ दे रहे हैं। डिफरेंस अगर अपन देखें, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर बिजनेस यूज़ के लिए होता है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं और कन्वीनियंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। और अगर अपन ब्रांड इक्विटी की बात करें तो ब्रांड इक्विटी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है भाई। ब्रांड इक्विटी में अपनी सबसे ब्रांड अवेयरनेस कितनी, आपने ब्रांड के लोगो, ब्रांड की लॉयल्टी, ब्रांड कैसे लोग सोचते हैं, ब्रांड के एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें ब्रांड इक्विटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग, बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग, कल्चरल बेस्ड पोजीशनिंग, हर तरीके की अलग अलग पोजीशनिंग है, कैसे आप अपने चीज़ को पोजीशन करते हैं। हमेशा चीज़ ध्यान रखना है, अगर ब्रांड पोजीशन करना है तो उसके लिए आपको पहले टारगेट ऑडियंस समझना है, यूएसपी पता लगानी है आपको, आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपकी यूएसपी क्या है, आप बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं, आपका पोजिशनल स्टेटमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें मिलके एक ब्रांड पोजीशनिंग में आपकी मदद करती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको, एक ब्रांड मार्केट इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो आपको हमेशा मैडेस को फॉलो करना है। मेजरेबल होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए, एक्शनेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और सब्सटेंशियल होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, अनडिफाइंड, अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अनडिफाइंड जिसके अंदर आप पूरे इस मार्केट को पढ़ते हो, और एक होते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग जिसमें आप डिफरेंशिएट करके कंसंट्रेटेड एक सेगमेंट को, माइक्रो मार्केटिंग जिसमें सिर्फ आप टारगेट इंडिविजुअल को ही टारगेट करते हो। ठीक है, अब ऐसी अलग अलग चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो और अपन चलते हैं जो मेजर चीज़ें हैं वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, ये आता है ऑर्गेनाइजेशनल बाई प्रोसेस कैसे होता है। पहले प्रॉब्लम समझ में आती है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन बनता है, और एक बार उसका डिस्क्रिप्शन बन गया, हम प्रोडक्ट की फिर स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। पहले प्रॉब्लम, फिर नीड डिस्क्रिप्शन, फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फिर सप्लायर का सर्च, फिर प्रपोजल जाता है, प्रपोजल सेलेक्ट होता है, और फिर रूटीन में वो सारा काम होता है। ये सारा यहाँ पर सिस्टम समझ लो। इस प्रोसेस में बायर भी आता है, इनिशिएटर आते हैं जो चीज़ शुरू करते हैं, डिसाइडर आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, यूजर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, लार्ज अपने ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग लार्ज में होती है, ये शॉर्ट में होती है, सिंपल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ये ऐसी चीज़ें ही है, बेसिक चीज़ें सारी आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। एक कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर अगर बात करें, पहले हमें नीड समझनी है, फिर हमें रिसर्च करनी है नीड समझने के बाद। ठीक है, फिर हमें उसका अदर कॉम्पिटिटर्स देखने हैं। पहले तो भाई नीड समझी, फिर हमने रिसर्च करी, फिर कॉम्पिटिटर, फिर प्राइसिंग, फिर हमने खरीदी, डिसीजन लिया परचेस करने के पोस्ट, आपका पोस्ट परचेस बिहेवियर क्या है वो देखते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसे करके ही सारी चीज़ें यहाँ पर है, आप देख सकते हो वापस ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस करी हुई है। अब अपने कुछ मैट्रिसेस है, जैसे कन्वर्जन रेट होता है, रेवेन्यू आरओआई होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आता है, कस्टमर लाइफ टाइम, रिटर्न ऑन इन मार्केटिंग, कितना आपका रिटर्न वापस आया, ये सारी चीज़ें। मार्केट रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च करना, प्लान बनाना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। पहले तो प्रॉब्लम समझो, डिफाइन करो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम समझने के बाद एक रिसर्च प्लान बनाओ, प्रॉब्लम समझी, रिसर्च प्लान बनाया, डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, फिर आपने डिसीजन लिया। यहाँ पर प्रोडक्ट टेस्ट करना, कंपटीशन का एनालिसिस, मार्केट सेगमेंटेशन, ये सब चीज़ें मार्केट रिसर्च का ही है। कुल मिला के हमें 100 बात की एक बात, सब में कंज्यूमर के हिसाब से सारा काम करना है। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम देखना है, कम्युनिटी एंगेजमेंट रखना, पर्सनलाइज मार्केटिंग, ये सारा इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 पीस जो आपको याद है, मैंने आपको क्या बताया, पहले प्रोडक्ट होता है, फिर प्राइसिंग होता है, फिर उसकी प्लेस के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, फिर अपन उसके प्रमोशन के ऊपर बात करते हैं। ऐसे ही अगर आपको सर्विस बेस्ड है तो पीपल और फिजिकल एविडेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑल यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, फिजिकल एविडेंस और ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, प्रोसेस यहाँ पर और चीज़ आ जाएगी। और तो क्या है, ये सारी चीज़ें ही हैं। मार्केट स्ट्रेटजी बनाने के लिए एसटीपी मॉडल यूज़ कर सकते हो, सेगमेंट करना मार्केट को अलग अलग
टारगेट करना और फिर उसको अपने ब्रांड को पोजीशन करना, सिंपल। स्वैट एनालिसिस से आप चीज़ें और पकड़ सकते हो। मार्केटिंग प्रोसेस में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप आराम से अब कर सकते हो। गोल्स डिसाइड करना, ठीक है, आप अब बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। अगर कम्युनिटी स्ट्रेटजी फेवर है तो वही चीज़ है, मिशन समझना। पहले आपको क्या करना है, हमेशा चीज़ ध्यान, गोल समझ गए, गोल के बाद स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी के बाद एनालिसिस करो, फिर रिसोर्स एलोकेट करो, फिर स्ट्रेटजी, फिर आप क्या करो, उसका एवेल्युएशन करते रहो। पहले गोल बनाया, फिर स्ट्रेटजी बनाई उसको अचीव करने के लिए। मतलब पहले हमें अपना विजन पता लगाना है, फिर हमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स पता लगाने हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है, किस यूनिट की, फिर उसका एनालिसिस और फिर रिसोर्स वहाँ पर एलोकेट करना। तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर एक सिस्टम चलेगा, ठीक है। फिर न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ में अपने AI आ रहा है, न्यू मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ओमनी चैनल मार्केटिंग, इथिकल मार्केटिंग, ये नई नई तरीके की मार्केटिंग जो आ रही है, इन सब में हमें बात करना है। हमेशा चीज़ ध्यान रखना है, हमें पहले वांट समझनी है आदमी की, डिमांड क्या है मार्केट में, हमें नाइस एनालिसिस करना है, फिर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी है बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखो, हमने इसके अंदर अपन ने क्या किया, अगर अपन स्टार्टिंग से ही बात करें कि कैसे सारा खेल चल रहा है, तो आप ऊपर देखेंगे ना, आपको बहुत चीज़ें भी समझ में आएगी, देखना। हमने पहले कस्टमर नीड समझा, फिर मार्केट को देखा, फिर ब्रांड पोजीशनिंग। ये हमेशा ये स्टेप आपको याद रखना ही रखना है। मार्केटिंग की प्रोसेस स्ट्रेटेजीज हमेशा ध्यान रखनी है। क्या स्टेजेस हैं, पहले कंज्यूमर नीड्स समझी, फिर मार्केट का सेगमेंटेशन समझा, मार्केट आइडेंटिफाई किया, यानी नीड समझो, फिर मार्केट आइडेंटिफाई करो, फिर अपने ब्रांड को वहाँ पोजीशन करो, यानी नीड समझनी है, फिर मार्केट आइडेंटिफाई करना है, फिर ब्रांड को पोजीशन करना है, फिर प्रोडक्ट मार्केट फिक्स पकड़ना है, डिफरेंट मार्केटिंग टूल से पता लगाना है कौन सी बेस्ट जगह है, फिर मॉनिटरिंग करनी है। नीड समझी, नीड समझ लिया अपन ने, मार्केट समझ लिया, अब क्या जा करोगे, ब्रांडिंग करो उसकी, उस हिसाब से ब्रांड पोजीशनिंग करो, फिर अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट मार्केट के मॉनिटरिंग करते रहेंगे, खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ डिजिटलाइजेशन, कस्टमर इन्फ्लुएंस के हिसाब से मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ की इन्फ्लुएंसेस है कि आजकल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। बट हमें हमेशा यही स्टेप ध्यान रखना है, नीड, मार्केट सेगमेंटेशन, फिर ब्रांडिंग आपको देखनी है क्या करना है, फिर उस ब्रांडिंग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट, फिर अपना उसकी मॉनिटरिंग। यही मेन स्टेप है जो सब जगह इस आज पूरे पेपर में यही चीज़ें आएगी। अगर आप पेपर भी दे रहे हैं इसका, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में देखा, फिर हमने देखा मार्केटिंग है क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इज द प्रोसेस, इसको इस तरीके से याद रखना है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑफरिंग्स एंड कम्युनिकेटिंग वैल्यू एंड एक्सचेंजिंग वैल्यू। ऑफरिंग को क्रिएट करना, डिलीवर करना, ठीक है, अवेयर करना लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए, इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। ऑफरिंग को क्रिएट करना, डिलीवर करना, CD करना यानी क्रिएट करना और डिलीवर करना, और कम्युनिकेट करना और अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज। आई होप गाइज थिंक लाइक मार्केटर अब आप बन चुके हैं, और अब आप